होगा वो मोनोलिथ वर्सेस माइक्रो सर्विसेज होगा, और तीसरा टॉपिक जो होगा वो सिंगल साइन ऑन, और फिर हम बात करेंगे सागा पैटर्न पे। तो ये हमारे कोर्स टॉपिक्स हैं। अगर आप कोई भी क्वेश्चन करना चाहें तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारे पास डोमेन ड्रिवन डिजाइन। तो व्हाट इज डोमेन? डोमेन इज अ काइंड ऑफ बिजनेस, एंड डोमेन का मतलब होता है कि किस चीज के बारे में बात हो रही है, उस चीज का पूरा बिजनेस फ्लो, हाउ बिजनेस रन्स। तो इसको कहते हैं स्फीयर ऑफ नॉलेज और एक्टिविटी, जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं। तो जब भी सॉफ्टवेयर बनता है तो हर सॉफ्टवेयर का कोई ना कोई डोमेन होता है। जैसे हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम अगर है तो हॉस्पिटल्स उसका डोमेन है। ओके, व्हाट इज डोमेन? तो डोमेन ड्रिवन डिजाइन का मतलब ये है कि आप बिजनेस को फोकस में रखें और फिर पूरा का पूरा उसका मॉडल बनाएं और उस मॉडल को इम्प्लीमेंट करें आप अपने सॉफ्टवेयर में। यानी कि आपका जो सेंट्रल पॉइंट होगा वो टेक्नोलॉजी नहीं होगा बल्कि डोमेन ड्रिवन डिजाइन होगा, यानी कि बिजनेस के फंक्शंस होंगे। तो इस टेक्निक्स में सबसे ज्यादा हम क्या करते हैं कि हम डोमेन एक्सपर्ट्स और डेवलपर्स को डायरेक्टली कनेक्ट कर देते हैं। तो वो जितनी भी इवेंट स्टॉर्मिंग करते हैं, वो जितनी भी बातचीत करते हैं, वो सारी की सारी हम कहते हैं ये डोमेन ड्रिवन डिजाइन हो रहा है, यानी कि ये हमारे पास दूसरी चीज है। और डोमेन ड्रिवन डिजाइन के अंदर एक बुक है जो एरिक एविन ने लिखी है, 2004 में पब्लिश हुई है, डोमेन ड्रिवन डिजाइन के नाम से। ये बहुत जबरदस्त बुक है। इसको टैकलिंग कॉम्प्लेक्सिटी इन द हार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इस का टाइटल है। तो ये बुक बहुत मशहूर हुई है, और यही बुक जो है सारी हमारी जो डिस्कशन है इस बुक के थ्योरी के ऊपर होगी। डोमेन, सबसे पहली बात है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? कॉन्टेक्स्ट का मतलब है बैकग्राउंड, और किसी भी चीज का कोई ओरिजिन होता है और उस ओरिजिन को हम कॉन्टेक्स्ट कहते हैं। तो किसी भी कॉन्टेक्स्ट को, किसी भी मॉडल को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास उसकी बैकग्राउंड नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि स्कोप होना चाहिए कि आप किस एरिया को कवर कर रहे हैं, कितने एरिया को कवर कर रहे हैं। उस मॉडल को जो आपने डोमेन, आपके पास आपने कॉन्टेक्स्ट आपका डिफाइन हो गया, डोमेन डिफाइन हो गई, उसके बाद उसका आप एक मॉडल बनाते हैं। मॉडल का मतलब ये है कि आपके जितनी भी बिजनेस की फंक्शनैलिटी है वो पूरी की पूरी एक एब्स्ट्रैक्शन की सूरत में, एक मॉडल की सूरत में आपके पास आ जाती है। उबिक्विटस लैंग्वेज का मतलब ये है कि अगर आपके पास मल्टीपल टीम्स हैं, वो सब टीम आपस में कम्युनिकेशन कर रही हैं, तो वो जो टर्म्स यूज कर रही हैं वो सब टर्म्स जो हैं वो एक जैसी होनी चाहिए। मतलब वो एक यूजर पेरोल है और एक यूजर मैनेजमेंट सिस्टम है, तो उसके अंदर जितनी भी टर्म्स हैं वो सब एक जैसी होनी चाहिए। तो ये बहुत ख्याल रखने की जरूरत है। बाउंडेड कॉन्टेक्स्ट, बाउंडेड कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है कि आपके पास एक सिस्टम बना रहे हैं आप, और उस सिस्टम के सब पार्ट्स बना लें। हर पार्ट को डील करने के लिए आपके पास अलग अलग चीज होगी। तो बाउंडेड कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपके पास वो आ जाएगा कि आपने सब टीम्स बनाई हैं, हर सब सिस्टम बनाए हैं, हर सिस्टम के अंदर सेपरेट टीम है, सेपरेट प्रोजेक्ट है, सेपरेट सब कुछ है। तो उसको हम कहते हैं बाउंडेड कॉन्टेक्स्ट। हर हर सब डोमेन का अपना बाउंडेड कॉन्टेक्स्ट होगा। जैसे आपके घर के अंदर होते हैं तो आपके पास डिफरेंट रूम्स हैं, हर रूम का बाउंडेड कॉन्टेक्स्ट अलग है, उसकी फंक्शनैलिटी अलग है। जैसे किचन है, किचन में आप खाना बनाते हैं, किचन में आप सारे काम करते हैं, तो उसके अंदर जो पड़ी हुई चीजें हैं उसकी जो फंक्शनैलिटी के हिसाब से वो बाउंडेड कॉन्टेक्स्ट उसका अपना एक फंक्शनैलिटी है। तो और वॉशरूम है या बेडरूम है, उनके अलग अलग बाउंडेड कॉन्टेक्ट्स हैं। तो ये हमारे पास एक लिंक है
विकिपीडिया का डोमेन ड्रिवन डिज़ाइन। और डोमेन ड्रिवन डिज़ाइन को जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसको हम कहते हैं CQRS, कमांड क्यूरी रिक्वेस्ट सेग्रीगेशन और डोमेन ड्रिवन मिला के जो चीज़ बनती है वो इवेंट सोर्सिंग कहलाती है। तो हम ये लिंक देख लेते हैं। डोमेन ड्रिवन डिज़ाइन के अंदर कॉन्टेक्स्ट मैंने बता दिया, बैकग्राउंड है। कॉन्टेक्स्ट का मतलब ये है कि आपके हाथ में एक पिज़्ज़ा है और एक नीचे गिरा हुआ पिज़्ज़ा है, तो इन दोनों के कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंस है, दोनों के बैकग्राउंड में डिफरेंस है, तो दोनों की मीनिंग बिल्कुल बदल जाती है कॉन्टेक्स्ट से। और डोमेन जो है, डोमेन आपका स्फीयर ऑफ नॉलेज है एक्टिविटी का, और मॉडल जो है उसी डोमेन का पूरा पेपर पे या UML में ये किसी तरह से डिज़ाइन है। और उबिक्विटस लैंग्वेज का मतलब है कि आप जो टर्म्स यूज कर रहे हैं, एक्टिविटीज यूज कर रहे हैं, वो सिमिलर होनी चाहिए। अच्छा, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ देम, आप लोगों में से कौन कौन है जो कि अभी मैनुअल अपलोडिंग करता है वेबसाइट की। आई थिंक मैनुअल अपलोडिंग अब कोई भी नहीं करता होगा, क्योंकि कंटिन्यूस इंटीग्रेशन और कंटिन्यूस डेवलपमेंट, कंटिन्यूस टेस्टिंग आ गई है। तो अजोर डेवऑप्स है और जीरा है और बाकी जितने भी टेक्नोलॉजीज हैं वो अब सपोर्ट करती हैं कंटिन्यूस इंटीग्रेशन को। आई विल गिव यू अ डेमो एट द एंड कि कंटिन्यूस इंटीग्रेशन किस तरह काम करती है। ओके, फिर कॉन्टेक्स्ट मैप है। कॉन्टेक्स्ट मैप के अंदर आप सारी मैपिंग करते हैं, उसके अंदर उसकी जितनी भी उसकी डोमेन ड्रिवन डेवलपमेंट की आपने जितनी भी चीज़ें निकाली हैं उसकी मैपिंग करते हैं, उसकी रिलेशनशिप, डिफरेंट सब डोमेन्स की रिलेशनशिप आप निकालते हैं। तो यहाँ पे ओके, ये मेरे पास एक एग्जाम्पल है। मैंने एक डोमेन ली है रिक्रूटमेंट एजेंसीज की। ये बिजनेस है। रिक्रूटमेंट एजेंसीज में क्या होता है कि आप कैंडिडेट जाके कहता है मुझे मेरी ये CV है और मुझे जॉब चाहिए, तो उसके पास दूसरे तरह के लोग आते हैं जो कि क्लाइंट्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो कहती हैं हमारे पास ये वैकेंसीज हैं और हमें इसमें लोग चाहिए। तो वो जो दोनों टाइप के ये लोग होते हैं वो मिलते हैं, नहीं मिलते, बल्कि उनके दरमियान जो चीज़ होती है वो होती है कंसल्टेंट। कंसल्टेंट उनको निकालता है और फिर कैंडिडेट की सारी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करता है, ऑर्गेनाइजेशन की वैकेंसीज रिकॉर्ड करता है, उसको फिर किसी तरह से मैच करता है, मैचिंग सिस्टम कहलाता है। तो ये जो अगर आप रिक्रूटमेंट एजेंसीज का बिजनेस देखें तो उसके अंदर एंटिटीज होंगी, मेन एंटिटीज कैंडिडेट है, ऑर्गेनाइजेशन है, वैकेंसीज हैं, मैचिंग सिस्टम है, और ये जो जितनी भी चारों चीजें हैं ये सब आपस में इंटर रिलेटेड है। मगर मगर ये अपने ओन में एक पूरा सिस्टम है, अपने अंदर एक सिस्टम है और बाहर भी ये इंटरकनेक्टेड है। तो इनका जो बाउंडेड कॉन्टेक्स्ट हुआ, कैंडिडेट का बाउंडेड कॉन्टेक्स्ट जो है वो कैंडिडेट इटसेल्फ है। हम उसमें उसकी क्या इंफॉर्मेशन सेव करें, कैंडिडेट की प्रोफाइल, CV, रिलेटेड इंफॉर्मेशन सेव करें। ऑर्गेनाइजेशन में हम क्लाइंट के बारे में इंफॉर्मेशन सेव करें। वैकेंसीज के अंदर हम ऑर्गेनाइजेशन की वैकेंसी सेव करें, और मैचिंग के अंदर हम ड्रिल करें सारी इंफॉर्मेशन और निकाल रहे हैं मैचिंग्स। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है डोमेन ड्रिवन डिजाइन की, कि आप डोमेन ड्रिवन डिजाइन किस तरह करते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है मोनोलिथ एप्लीकेशंस। आपको एक टास्क दिया जाता है और आपको कहा जाता है आप एक सॉफ्टवेयर बनाएं जो कि पैसेंजर मैनेजमेंट सिस्टम हो। पैसेंजर मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर उसकी बिलिंग आ जाती हो, नोटिफिकेशन, पेमेंट्स, ट्रिप मैनेजमेंट सिस्टम, ड्राइवर मैनेजमेंट सिस्टम, और इसमें वैरायटी ऑफ क्लाइंट्स हों, यानी कि डेस्कटॉप क्लाइंट्स हों पैसेंजर के उसके, और वो जो एप्लीकेशन है वो
दूसरी एप्लीकेशन से भी इंटरेक्शन करती हो, जैसे टवेलियो है, स्ट्राइप है, स्ट्राइप का अडॉप्टर है पेमेंट के लिए, वेब यूआई है, वो सारी ये चीजें करती हो और बस इसके सिंगल डेटाबेस हो। तो ये जो एप्लीकेशन है ये बहुत कॉम्प्लेक्स है और ये सिंगल है, ये सिंगल यूनिट है, इसको सिंगल यूनिट, सोर्स कोड भी इसका सिंगल यूनिट है और ये मोनोलिथ ऐप कहलाती है। इसका डेटाबेस भी सिर्फ एक है, MySQL अडॉप्टर, MySQL लगा हुआ है और ये पूरी जो सिस्टम है ये कहलाता है मोनोलिथ। अब मोनोलिथ के क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं? अगर इसमें एक भी बग आया तो पूरे का पूरा सिस्टम बैठ जाएगा, जितनी जितनी वेब यूआई है वो भी बैठ जाएंगी, जितना उसका इंटीग्रेशन दूसरी एप्लीकेशन से चल रहा है वो भी बैठ जाएगा, यानी कि पूरे सिस्टम जो है जीरो पे आ जाएगा मोनोलिथ से। और सेकंड, अच्छा आपने पूरा एप्लीकेशन बना ली, पूरी एप्लीकेशन सिंगल लैंग्वेज में बना ली, फ्रेमवर्क भी सिंगल यूज कर लिया, अब इसका लॉक हो जाएगा ये बात, जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा था मैचिंग रिक्वायर्ड थी, तो मैचिंग के लिए आपको पाइथन या एमएल की जरूरत होगी, तो उसके अंदर आपकी जो मोनोलिथ है वो बहुत सारी लैंग्वेजेस पे मिलके काम नहीं कर सकती। सेकंड है डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट, आप इसको समझ नहीं सकते इस एप्लीकेशन को, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। फिर डिफिकल्ट टू डिस्ट्रीब्यूट डेवलपमेंट, आप दूसरे डेवलपर्स को आप डिफिकल्ट टू डिस्ट्रीब्यूट है, और डिप्लॉयमेंट जो है इसकी एज अ सिंगल यूनिट हो रही है, तो सिंगल यूनिट हो रही है तो जितनी देर डिप्लॉयमेंट होगी तो उतनी देर तक सारे जो आपके क्लाइंट हैं उनमें नॉन अवेलेबिलिटी आ जाएगी, यानी कि डाउन टाइम आ जाएगा। तो इसमें डेवलपमेंट में, डिप्लॉयमेंट में ये मसला आएगा कि ये सिंगल यूनिट है तो सारे के सारे एंड पॉइंट जो हैं इसके वो बैठ जाएंगे ड्यूरिंग डिप्लॉयमेंट। अच्छा, डेवलपमेंट स्लो डाउन हो जाएगी, रिसोर्सेज आर नॉट ऑप्टिमाइज, आप रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते, इसके लिए स्केलिंग बहुत डिफिकल्ट है। जैसे जैसे यूजर बढ़ते जाएंगे आपकी एप्लीकेशन की मेमोरी बढ़ती जाएगी, आपके डेटाबेस का साइज बढ़ता जाएगा, आपके स्केलिंग हॉरिजॉन्टल स्केलिंग सब कुछ बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो ये मोनोलिथ के डिसएडवांटेजेस है। मोनोलिथ प्रायर टू दी 1880s और 90s में मोनोलिथ बनते थे, अब भी बनते होंगे, मगर इनको बनाना नहीं चाहिए। तो मोनोलिथ की जो जवाब में जो चीज आई है वो है माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर। माइक्रो सर्विसेज क्या है? माइक्रो सर्विसेज डोमेन ड्रिवन डिजाइन की इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है। इसमें सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल को यूज करते हुए आप डिप्लॉयमेंट करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, मेंटेन करते हैं अपनी सर्विसेज को इंडिपेंडेंटली, और छोटे छोटे सब सिस्टम बना लेते हैं। हर सब सिस्टम के अंदर एक सर्विस होती है, वो सिर्फ वही काम करती है जो उसका डोमेन होती है, उस पर सब जो उसकी सब डोमेन होती है सिर्फ वही फंक्शनैलिटी करती है। Each of services is responsible for discrete tasks and can communicate to the services through simple API. Okay, now characteristic of microservices, they must be loosely coupled. What is called loosely coupled? This is a question. If anybody can answer me in comments, it will be very appreciable. और highly maintainable and testable होती हैं, independently deployable होती हैं, automated deployment through continuous integration, continuous deployment होता है, और organized around business capabilities, owned by small team। और इसका जो सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि लैंग्वेज और डेटा का आप सेपरेट लैंग्वेजेस यूज कर सकते हैं, हर सब डोमेन के अंदर एक सेपरेट लैंग्वेज और सेपरेट डेटाबेस
ये एग्जाम्पल है, हमारे पास कैंडिडेट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं और वैकेंसीज हैं। और कैंडिडेट का जो जो सर्विस है उसके अंदर C# है और SQL सर्वर लगा हुआ है। और ऑर्गेनाइजेशन जो हैं ये C# में बना हुआ है और इलास्टिक सर्च इसमें लगी हुई है। और जो वैकेंसीज है, क्योंकि इस वैकेंसीज में डॉक्यूमेंट्स बहुत ज्यादा होती हैं, तो हमने DragonDB को यूज किया है। और मैचिंग के अंदर ML और पाइथन को यूज किया है। तो ये सारी हमने एक बिजनेस को लिया, उस बिजनेस के सब डोमेन्स बनाए, उन सब डोमेन्स को, हर सब डोमेन को सेपरेटली इम्प्लीमेंट किया। उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कहलाती है माइक्रो सर्विस। हर माइक्रो सर्विस जो होती है वो अपना रिस्पॉन्सिबल होती है और माइक्रो सर्विसेज मिलके काम कर रही होती हैं। तो पहले अब आता है सिंगल साइन ऑन। सिंगल साइन ऑन आपको एज अ सर्विस ऑथेंटिकेट करके देती है। सिंगल साइन ऑन का मतलब ये कि आप सिर्फ एक दफा पासवर्ड डालें, एक दफा यूजर नेम और पासवर्ड डालें और वो आपको एक टोकन दे देगा और उस टोकन के यूज करके आप इसको बाकी सारी सर्विसेज में ऑथेंटिकेट करवा सकते हैं अपने आप को। तो ये सिंगल साइन ऑन मतलब ये कि मल्टीपल सर्विसेज हैं, सब में एक ही पॉइंट होगा साइन इन का और एक ही पॉइंट आउट होगा साइन आउट का। आप हर सर्विसेज में सेपरेटली साइन इन नहीं करेंगे। आप कंट्रोल कर सकते हैं एपीआईज को और एपीआईज को कंट्रोल कर सकते हैं, एपीआईज का एक्सेस कंट्रोल कर सकते हैं। फेडरेटेड गेटवे है, गूगल, फेसबुक और कहीं से भी और भी हो सकता है आपका ये यूज करते हुए। तो ये फ्री है और मैच्योर ओपन सोर्स है। तो इसका जो डेमो मैं आपको दिखाऊं, इसका डेमो मैं दिखाती हूँ। ये वेब एपीआईज हैं और ये ब्राउजर्स हैं, ये नेटिव ऐप है, ये सर्विस ऐप है, सब आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं। तो इन कम्युनिकेशन को सिक्योर कैसे किया जाए, तो वो ये ब्राउजर है, ये वेब ऐप है और ये सारी वेब एपीआईज हैं। ये नेटिव डेस्कटॉप क्लाइंट्स हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस हैं। तो इनको किस तरह किया जाए, तो इनको करने के लिए सिंगल साइन ऑन हम यूज करते हैं और सिंगल साइन ऑन के अंदर हम सिक्योरिटी टोकन मिलता है OAuth का और OAuth के सिक्योरिटी टोकन से हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा यूजर है और हम JWT यूज करते हैं। JWT स्टैंड फॉर जेसन वेब टोकन। तो ये हम यूज करते हैं। इसको मैं होल्ड करती हूँ और हम जाते हैं डेमो पे। इसको हम होल्ड करते हैं सागा को और डेमो पे जाते हैं। तो डेमो पे जाने के लिए मेरे पास दो एप्लीकेशन है। ये एक एप्लीकेशन वेब एपीआई है और दूसरी सिंगल साइन ऑन आईडीपी है। तो हम पहले आईडीपी को चला देते हैं। ये आईडीपी चल गया। आईडीपी स्टैंड फॉर आइडेंटिटी सर्विस प्रोवाइडर या आइडेंटिटी प्रोवाइडर। ये हमारे पास चल गया और दूसरा हमारे पास एपीआई चल गई। ये आपके पास चल गया और ओके, ये स्वैगर यूजर इंटरफेस है इसका। और स्वैगर इंटरफेस में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे सिंगल साइन ऑन यूज करते हुए
हमने इसकी सिक्योरिटी को कैसे बनाया। ये देखें, ये एक ऑथराइज का बटन है और ये दो कमांड्स हैं। अगर मैं इस कमांड को एग्जीक्यूट करना चाहूँ तो आई ट्राई आउट, आई विल टाइप एनी नेम और आई विल सर्च। तो ये देगा 401। 401 का मतलब होता है अनऑथराइज। अनऑथराइज। अब आप इसको ऑथराइज को क्लिक करें, इसका यूजर नेम और पासवर्ड मांग रहा है ये, तो मैं इसका यूजर नेम, इसको एक यूजर नेम चाहिए और एक पासवर्ड चाहिए। और इसको सर्च एक्सेस चाहिए। ये इसको चाहिए और ये इसका यूजर नेम पासवर्ड है। हम इसको ऑथराइज करेंगे। ये ऑथराइज हो गया। ये हमको एक टोकन जनरेट हो गया। और अब हम दोबारा इसको ट्राई आउट करते हैं यूसुफ को। तो ये टोकन आ गया और ये टोकन ऑथराइजेशन बैरियर हेडर के अंदर चला गया और ये हमारे पास इलास्टिक सर्च ने डेटा दे दिया सारे का सारा। तो ये हमारे पास सिंगल साइन ऑन का काम था। और ये जो टोकन है ये 6 डॉट से मिलके बना है, 6 डॉट से मिलके बना है और ये एम्बेडेड है, इनकोडेड भी है। तो हम इसको देखते हैं, डी कोड JWT करते हैं और JWT स्टैंड फॉर जेसन वेब टोकन, यहाँ डालते हैं। ठीक है, और ये आ गया कि ये नॉट बिफोर, ये टाइम है, एक्सपायरी इसकी ये टाइम है, इशूअर जो है ये IDP की वेबसाइट है, ऑडियंस जो है ये इलास्टिक सर्च API है, क्लाइंट ID जो है इसकी ये है, सब्जेक्ट जो यूजर ID है वो ये है, और ऑथराइजर टाइम ये है, और इसको कौन कौन सी वेब API का एक्सेस है, इसको सर्च का एक्सेस है। तो ये हमारे पास सिक्योरिटी हो गई। और अब दोबारा चलते हैं। एनी क्वेश्चन प्लीज लेट मी नो, आई चेक एनी क्वेश्चन। ओके, तो डोमेन ड्रिवन डिजाइन के अंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। एक एंटिटी है। एक एंटिटी का मतलब ये है कि बेसिक यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन। एंटिटी का जो होती है एक आइडेंटिटी होती है और उसको हम वो डिस्टिंग्विश करती है फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू ईच अदर ऑब्जेक्ट। मसलन के तौर पे मेरी आइडेंटिटी है कि मेरा नाम दुरे समीन है, मेरी ID कार्ड में मेरी आइडेंटिटी लिखी होगी। एक और दुरे समीन भी है मगर उसकी आइडेंटिटी दूसरी होगी। तो दोनों एंटिटीज डिफरेंट हैं बाय आइडेंटिटी। तो एंटिटीज डिफरेंट होती हैं और ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम इनको किसी भी आइडेंटिफायर से। वैल्यू ऑब्जेक्ट डिफरेंट होते हैं। वैल्यू ऑब्जेक्ट के अंदर ये होता है कि इनकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती। अगर आपके पास सिटी हैदराबाद है तो दूसरे का सिटी भी हैदराबाद होगा, तो दोनों का इंफॉर्मेशन सेम होगी। तो इसको कहते हैं वैल्यू ऑब्जेक्ट। एग्रीगेट, एग्रीगेट का मतलब होता है कि सिंगल यूनिट ऑफ ट्रांजैक्शन। आपके पास एक एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय के अंदर आपके पास उसकी सैलरीज हैं और उसकी अटेंडेंस है, ये दोनों चीजें मिलके एक एग्रीगेट बना रही हैं एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय का मतलब ये है कि उसकी ऑब्जेक्ट और उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं
वो मिलके एक एग्रीगेट बनाते हैं। डोमेन इवेंट वो ऐसा इवेंट है जिससे बिजनेस एक्सपर्ट जिसमें इंटरेस्टेड हो, टेक्निकल चीज नहीं हो बल्कि एक बिजनेस इवेंट हो। सर्विस है, सर्विस के अंदर आप सर्विस आर्किटेक्चर देख सकते हैं। रेपोजिटरी में आपके सारे ऑपरेशंस एग्जीक्यूट हो रहे होंगे डेटाबेस से डायरेक्टली। फैक्ट्रीज का मतलब है कि फैक्ट्रीज किस तरह आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे होंगे। तो ये हमारे पास है। अच्छा, फिर हम चलते हैं कमांड क्यूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेग्रीगेशन। ये CQRS सिस्टम। CQRS सिस्टम आपका बनता है और इसके अंदर दो ऑब्जेक्ट होते हैं, क्यूरी और कमांड। अगर आपने कोई कमांड करना है, ऐड न्यू एम्प्लॉय, तो वो कमांड होगी, और गेट समथिंग तो वो क्यूरी होगी। और इन दोनों को मिला के जब इन दोनों का जो मिक्सचर जब बनता है CQRS का और डोमेन ड्रिवन डेवलपमेंट का, तो वो कहलाता है इवेंट सोर्सिंग। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट हो गए। ओके, शुड आई कंटिन्यू? ओके, पहले मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ सारा। ये बिगनिंग से क्यों नहीं? हमारे पास डोमेन ड्रिवन डिजाइन जो होता है वो डोमेन के ऊपर स्पेसिफिक करता है। यानी कि आपकी जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज हैं उनका मॉडल बनाएं, उनके मॉडल को आप अपनी सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंट करें, तो वो कहलाएगा डोमेन ड्रिवन डिजाइन। डोमेन ड्रिवन डिजाइन इज बैकअप बाय सम कॉन्सेप्ट लाइक बाउंड कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है बैकग्राउंड, और मॉडल का मतलब होता है उस मॉडल को पेपर पे लेके आना, UML, और उसका पूरा कॉन्सेप्चुअल डिजाइन बनाना। और विगेटिस लैंग्वेज का मतलब है कि अगर आपके पास बहुत बड़ा सिस्टम है और उसके अंदर सब सिस्टम है, और हर सब सिस्टम जो है जो टर्म्स यूज कर रहा है वो टर्म्स सेम होनी चाहिए, ताकि आपकी लैंग्वेज जो है आपकी समझ में आए, सारी टीम्स को सेम समझ में आ रही हो। बाउंडेड कॉन्टेक्स्ट कहते हैं कि हर सब सिस्टम का अपना एक क्लोज्ड बैकग्राउंड होगा और उसका स्कोप जो होगा वो बाउंडेड होगा। और इवेंट सोर्सिंग हमने पढ़ लिया। ये हमने देख लिया कि कैंडिडेट्स, ऑर्गेनाइजेशन और वैकेंसीज सेपरेट सेपरेट सर्विसेज के सूरत में इम्प्लीमेंट की जा सकती हैं, और सेपरेट सेपरेट डेटाबेसेस, सेपरेट लैंग्वेजेस और सेपरेट टीम इसको लेके चल सकती है। मोनोलिथ, मोनोलिथ आपने देखा है कि मोनोलिथ हमारे पुरानी तरह का सिस्टम था जिसमें एक ही सोर्स कोड के अंदर सारी चीजें हो रही थी। वो अलादीन का चिराग बन के हर काम कर रहा था। यानी कि एक डेटाबेस बैकएंड पे है और ये डिफरेंट डिफरेंट ओके, ये हमारे पास डिफरेंट काइंड के मोबाइल एप्लीकेशन, वेब यूआई, पेमेंट एडॉप्टर, सैंडग्रिड, ईमेल एडॉप्टर, ट्वेलियो फॉर कॉल्स, और ये सबको एक ही चीज हैंडल कर रही थी। तो मोनोलिथ के डिसएडवांटेजेस क्या क्या थे कि ये सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है इसका। अगर ये एक जगह से डाउन हुई तो सब इसके सारे के सारे क्लाइंट जो हैं वो फेलियर हो जाएंगे। और आप मल्टीपल लैंग्वेजेस नहीं यूज कर सकते। अगर आपने एक लैंग्वेज यूज की है तो एक ही लैंग्वेज चल रही होगी, और ये समझने में बहुत मुश्किल है। और ये डिस्ट्रीब्यूशन इसकी बहुत मुश्किल है, और डिप्लॉयमेंट एज अ सिंगल यूनिट हो जाता है।
और ये इसकी डेवलपमेंट बहुत स्लो डाउन है। रिसोर्सेज आर नॉट ऑप्टिमाइज, आप डिफरेंट डेवलपर्स को यूज नहीं कर सकते डिफरेंट टाइमिंग्स में। स्केलिंग इज डिफिकल्ट, इसकी जितने जितने यूजर बढ़ते जाएंगे, जितनी जितनी इसकी बढ़ती जाएगी, तो स्केलिंग बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती जाएगी इसके अंदर, कि आप बहुत सारे यूजर्स को एक साथ कैसे सर्व करें। तो फिर उसके जवाब में, मोनोलिथ के जवाब में सब माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर आया। माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर डोमेन ड्रिवन डेवलपमेंट की इम्प्लीमेंटेशन है, और ये लूजली कपल्ड सर्विसेज होती हैं जो कि सेपरेटली इंडिपेंडेंटली डेवलप की जा सकती हैं, डिप्लॉय की जा सकती हैं और मेंटेन की जा सकती हैं। और इनमें से जितनी भी सर्विसेज हैं वो सिर्फ एक ही टास्क कर रही होती हैं, सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। और इनकी जो है जो दूसरी सर्विसेज से कम्युनिकेट करने के लिए जो सिस्टम यूज होता है उसको हम सागा बोलते हैं, और लूजली कपल्ड होती हैं, हाईली मेंटेनेबल और टेस्टेबल होती हैं। आप इंटीग्रेशन टेस्टिंग, पेनिट्रेट टेस्टिंग और यूनिट टेस्टिंग, सब तरह की टेस्टिंग माइक्रो सर्विसेज में कर सकते हैं। और इंडिपेंडेंटली डिप्लॉयड, ऑटोमेटेड डिप्लॉयमेंट थ्रू कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट होती है। ऑर्गेनाइज्ड थ्रू बिजनेस कैपेबिलिटी होती है, ओन बाय स्मार्ट टीम। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ लैंग्वेजेस एंड डेटा, आप इसको हर सर्विस को एज सेपरेटली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और इसकी डेटाबेस भी सेपरेट हो सकती है। ये मैंने एग्जांपल बताई थी आपको, और ये सिंगल साइन ऑन बताया था। और सिंगल साइन ऑन की एग्जांपल हमारी जो है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो ये है ssokufra.nl। ये ssokufra.nl है, और ये जो हमारे पास ये आइडेंटिटी सर्वर से बना हुआ है, और अगर आप इसमें लॉगिन करना चाहें तो लॉगिन कर सकते हैं। ये मल्टी टेनिट है, ये टेनिट है, नीचे मेरा यूजर नेम पासवर्ड है। और ये हमारे पास सिस्टम में ये मुझे इसको दोबारा से चलाना पड़ेगा। और अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास आता है टॉपिक वो है सागा। सागा असल में क्या है कि मल्टीपल आपके पास सर्विसेज तो आपने सेपरेट कर ली, मगर वो सर्विसेज, सारी सर्विसेज जितनी भी आपकी थी वो हर एक सब डोमेन को फोकस कर रही थी। तो सब डोमेन्स जो होती हैं वो इंटर रिलेटेड होती हैं आपस में, लाइक पेमेंट है और इनरोलमेंट्स हैं, ये आपस में रिलेटेड हैं। तो जब जब दो चीजें आपस में रिलेटेड होंगी तो जो ट्रांजैक्शन होगी, वो ट्रांजैक्शन जो होगी वो एक सर्विस के अंदर कंप्लीट नहीं होगी, बल्कि उसको मल्टीपल सर्विसेज के अंदर जाके कंप्लीट करना होगा। तो उसको हम कहते हैं सागा। और सागा के अंदर जो होता है टू फेस कमिट होता है, टू पीसी का मतलब ये है कि आप एक सर्विस के अंदर से एक इनिशिएट कर दें ट्रांजैक्शन और दूसरी सर्विस उसको भी कमिट करे, तो टू फेस कमिट होता है। और डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर के अंदर इसको एसिड आप नहीं बना सकते, तो सागा पैटर्न यूज होते हैं। तो सागा पैटर्न किस तरह यूज होते हैं कि हम लोग इसको रैबिट एमक्यू के जरिए इम्प्लीमेंट करते हैं। ये हमारे पास कैंडिडेट है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये वैकेंसीज हैं, ये सब सेपरेट सेपरेट माइक्रो सर्विसेज हैं, और इन दोनों के दरमियान इंटरेक्शंस हैं। ये इंटरेक्शन जो हैं ये हमारे पास सागा में इम्प्लीमेंट होती हैं। अच्छा, तो हमारे पास जो आज का डेमो होगा, जो केस स्टडी है, वो हमारे पास केस स्टडी है कूफरा। कूफरा का मतलब है कंप्लीट ऑनलाइन ऑफिस फॉर रिक्रूटमेंट एजेंसीज, और ये एक ऑफशोर ऑनलाइन रिक्रूटमेंट सॉफ्टवेयर है, और ये हमने इसको
डिफरेंट तरह से इम्प्लीमेंट किया हुआ है। अब पहली जो सर्विस है वो कहलाती, ये माइक्रो सर्विसेज हैं। पहली माइक्रो सर्विस कहलाती है कंसल्टेंट माई सर्विस। तो कंसल्टेंट सर्विस के अंदर अगर आप देखें, ये कंसल्टेंट रीड एपीआई है। रीड एपीआई है और ये ऑथराइज का बटन है, बिल्कुल उस तरह जिस तरह मैंने आपको पहले दिखाया था ऑथराइज का। तो ये ऑथराइज का बटन है। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करना चाहूंगी, किसी भी पेज, किसी भी कमांड को एग्जीक्यूट करना चाहूंगी, तो ये मुझे नहीं करने देगा। फोर 403 अनऑथराइज एरर। तो यहाँ से हम जाएंगे और यहाँ से हम इसको टिक करेंगे और यहाँ से ये जंप करता हुआ आ जाएगा एसएसओ पे। एसएसओ पे मैं टेनिट सेलेक्ट करूंगी और यूजर नेम पासवर्ड सेलेक्ट करूंगी। तो ये हमारे पास ऑथराइज हो जाएगा। और ऑथराइज होने के बाद दोबारा अगर मैं इसी कमांड को एग्जीक्यूट करूं तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। ओके, इसमें कोई एरर आ रहा है अभी। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल थी, ये कैंडिडेट सर्विस है। और हमारे पास इसके अलावा जो सर्विसेज हैं वो हैं नोट सर्विस और वैकेंसी सर्विस, ऑर्गेनाइजेशन सर्विस, मैचिंग सर्विस और स्केजुलिंग सर्विस। ये आप सारी देख सकते हैं इसको। ये ओके, नाउ अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हैं तो प्लीज मुझे बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं हुमायूं कुरैशी बोल रहा हूँ दुर ज़मीन। थैंक यू फॉर अ वेरी नाइस प्रेजेंटेशन। बहुत ही क्लियर आपने बताया, एक दफ़ा नहीं दो दफ़ा, कि मुझ जैसे आदमी की भी समझ में आ गया। सॉरी, मेरा नाम सबा कुरैशी, मेरी बेटी का नाम आ रहा है, मेरा नाम हुमायूं कुरैशी है। मेरे आपसे ये सवाल है, दो सवाल हैं। एक तो मैं चैट में पूछ चुका हूँ कि जब ये माइक्रो सर्विसेज इस तरह से हम बनाते हैं, माइक्रो सर्विसेज के तौर पे मोनोलिथिक वर्सेस माइक्रो सर्विसेज, तो हमें डोमेन नॉलेज बहुत अच्छी आनी चाहिए। अभी आपने जो एचआर की बड़ी अच्छी एग्जांपल दी है, तो क्या ये ज़रूरी है कि डोमेन नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए? एक प्रोग्रामर जो है आमतौर से पाकिस्तान में, उसको एप्लीकेशन साइट का इतना मालूम नहीं होता, वो एक डिज़ाइन के डॉक्यूमेंट के बेसिस पे प्रोग्रामिंग कर रहा होता है। लेकिन अगर वो सर्विसेज के बेसिस पे करेगा माइक्रो, तो उसको काफ़ी नॉलेज चाहिए होगी। जी आपका जी, क्या है? बिल्कुल। आपके सवाल का मैं जवाब इस तरह देती हूँ कि डोमेन ड्रिवन डेवलपमेंट कहलाती ही यही है कि जो डोमेन एक्सपर्ट है वो डेवलपर मिलके बैठे। और इस सेशंस को हम कहते हैं इवेंट स्टॉर्मिंग। आप उसमें से इवेंट निकालते हैं कि कौन कौन से इवेंट होंगे जिनके ऊपर काम हो सकता है, या कौन कौन से इवेंट होंगे। ठीक तो है। ये जो इवेंट स्टॉर्मिंग का जो पूरा सेशन चलता है, उसमें डोमेन एक्सपर्ट बैठा होता है, बिजनेस एनालिस्ट बैठा होता है और डेवलपर बैठा होता है। तो ये दोनों तीनों मिलके जब काम करते हैं तो उबिक्विटस लैंग्वेज का जन्म होता है। यानी कि आप टर्म्स निकालते हैं, उन टर्म्स के डेफिनेशन निकालते हैं और उनकी फिर आप जाके प्रोग्रामिंग करते हैं। तो आपका बिल्कुल कहना बिल्कुल सही है कि माइक्रो सर्विसेज असल में बहुत अच्छी डोमेन नॉलेज होना जरूरी है उसके लिए। थैंक यू। आप सिर्फ इसका जो किताब का लिंक है ये चैट में डाल देंगे तो बड़ी मेहरबानी। किताब का लिंक एरिक एवंस ने लिखी थी ये 2004 में, डोमेन ड्रिवन डिजाइन। और
ये काफी जी। और दूसरे क्वेश्चन है AWS Cognito. AWS इज आल्सो क्लाउड सिस्टम, तो ये भी उसी तरह से है सेम। और लूजली कपल्ड, लेस डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। जी जी, लेस डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, इसका मतलब है कि आपके पास जितनी भी सर्विसेज हैं वो आपस में डिपेंडेंट नहीं हो, उनकी अपनी एक इनोनिमिटी हो। और लूजली कपल्ड का लफ्ज आपने सुना होगा अगर आप आईओसी बहुत ज्यादा करते हैं। आईओसी का यूज करते होंगे अगर आप, इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल, तो लूजली कपल्ड का आपको बहुत अच्छा आइडिया होगा। Yeah, that's right. या और कोई क्वेश्चन? और ये प्रेजेंटेशन भी मैं कहीं पे रख देती हूँ कि ये डाउनलोड अगर आप लोग करना चाहें तो इसको कर सकते हैं। वैसे इलास्टिक सर्च जो हम यूज करते हैं, तो इज इट नेसेसरी कि हम किबाना के साथ ही यूज करें इसको? नहीं, इलास्टिक सर्च तो एक किबाना तो सिर्फ उसका मैनेजमेंट स्टूडियो। तो इलास्टिक सर्च को मैनेजमेंट के लिए तो मतलब किबाना ही यूज करना पड़ेगा ना, लाइक हम डायरेक्ट नोड जेएस से या फिर किसी और बैकएंड के थ्रू डायरेक्ट हैंडल नहीं कर सकते? कर सकते हैं। कर सकते हैं, ओके। जी, ये जो मैंने आपको सिस्टम दिखाया था, ये जो मैंने आपको अपनी सर्विस दिखाई थी, उसमें ये जो इलास्टिक सर्च का सर्च, ये इलास्टिक सर्च से उठा के ला रहा है। हेलो जी जी जी, ये इलास्टिक सर्च से उठा के ला रहा है डेटा। जी। और ये डॉटनेट में बनी हुई सर्विस है। ओके। जी बिल्कुल, किबाना जो है, किबाना ओनली फॉर पर्पस ऑफ कि अगर आपने उसकी डेवलपमेंट को मैनेज करना है। ओके, सही, मतलब लार्ज स्केल पे जाने के लिए आपको किबाना पे सेटअप करना पड़ता है? नहीं, जरूरी नहीं है, किबाना सिर्फ एक एडिशनल चीज है। ओके, इसका स्टैक कंप्लीट करने के लिए, मतलब ये स्टैक कंप्लीट करने के लिए, लॉग स्टैक और ये डिफरेंट चीजें जो यूज होती हैं। ओके, समझ आ गया। तो अब अगर आप डोमेन ड्रिवन डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड हैं तो नेक्स्ट स्टेप आपके क्या क्या हो सकते हैं कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन, ये टॉप टॉप लेवल का डिसीजन है एक तरह से। तो जब आपका टॉप लेवल का डिसीजन होता है, यानी कि मैनेजमेंट इसमें इन्वॉल्व होती है कि वो आपको एक्सेस देगी डोमेन एक्सपर्ट का डायरेक्टली कि नहीं देगी। और अगर आपको नहीं देती तो इसका मतलब आप डोमेन डेवलपमेंट नहीं कर सकते विदाउट डोमेन एक्सपर्ट की डायरेक्ट इंटरेक्शन के। तो ये सारा है कि ये आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अवेलेबिलिटी होती है उस चीज की। टॉप मैनेजमेंट के डिसीजन के ऊपर ये चलेगा सारा कुछ कि ये किस तरह आपने काम करना है। और माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर तो आजकल बहुत ज्यादा है, तो ये आप देख सकते हैं कि माइक्रो सर्विसेज किस तरह बननी चाहिए और उसमें क्या क्या होना चाहिए, ये देख सकते हैं आप लोग। तो इसमें मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, आपकी इजाज़त है? जी बिल्कुल। अच्छा, देखिए, हम पॉन्डर अलायंस में हमारे पास डोमेन एक्सपर्ट्स बहुत सारे हैं, इंडस्ट्री के डोमेन एक्सपर्ट्स हैं। और आपके वो जो स्टूडेंट्स या वो जो नए फ्रेश डेवलपर्स जिनको डोमेन नॉलेज नहीं है किसी इंडस्ट्री की, तो मैं ऑफ़र कर रहा हूँ कि आप पॉन्डर अलायंस के अगर मेंबर हैं, नहीं हैं तो बन जाएं। और आप हमारी वेबसाइट देखें। हम आपको उन एक्सपर्ट्स से जो डोमेन एक्सपर्ट्स हैं, मसलन एयरलाइन बुकिंग के हैं, या आपके फार्मास्यूटिकल के हैं, या सप्लाई चेन के हैं, जैसे आपने अभी एचआर का एग्जांपल दी बड़ी अच्छी, उस तरह के भी लोग हैं हमारे पास। तो हम आपको डोमेन नॉलेज दे सकते हैं, जिसमें हम आपके साथ चैट पे बैठ जाएंगे, जूम पे बैठ जाएंगे, और हम आपको आपके बताएंगे कि एक हायरिंग किस तरह होती है, और अगर उसको हायरिंग करने के बाद उसका इंटरव्यू लिया जाता है तो क्या होता है, और उसकी फर्दर और सर्विसेज आप बनाना चाहें तो हम आपको डोमेन नॉलेज दे सकते हैं।
फिर आप अपनी एप्लीकेशन खुद से बना सकते हैं। तो ये मैं एक ऑफर कर रहा हूँ एज पार्ट ऑफ पॉन्डर अलायंस। जी, डोमेन नॉलेज अगर मिल भी जाती है तो सेकंड स्टेप होगा उसको सॉफ्टवेयर में कैसे कन्वर्ट करना है। तो वो एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना सकते हैं, छोटा सा प्रोजेक्ट्स वगैरह बना सकते हैं और उनको अपनी गिटहब में प्रोफाइल में डाल सकते हैं आप, और इस तरह आपकी बहुत ज्यादा वो बढ़ेगी, आपकी जो प्रोफाइल की एफिशिएंसी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाए। बिल्कुल ठीक है। ओके, थैंक यू। और कोई थैंक यू। क्वेश्चन? क्वेश्चंस कुछ कम आ रहे हैं। हाँ, शुजा बैठे हैं यहाँ पर, इकबाल उद्दीन साहब हैं। आप लोग कुछ सवाल पूछना चाहें तो ज़रूर पूछें, नहीं तो फिर मैं समाप्त करता हूँ। मैम मेरा एक क्वेश्चन है। आई एम मोहम्मद उमर टॉकिंग। मैम क्वेश्चन मेरा ये है कि हम बात करते हैं डोमेन ड्रिवन की, डेवऑप्स की और डिफरेंट डोमेन्स की बात करते हैं, लेकिन जो एक बेसिक चीज़ होती है फॉर प्रोग्रामर या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वो होती है एल्गोरिथम, जो कि मोस्टली पाकिस्तान में हम यूज़ नहीं करते कोई भी सॉफ्टवेयर बनाने से पहले, काइंड ऑफ सूडो कोड। मैम एल्गोरिथम की, डेटा स्ट्रक्चर की हमारे पास हमारी कितनी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी सॉफ्टवेयर में? क्योंकि हम सॉफ्टवेयर बना लेते हैं, बाद में मेमोरी लीकेज के इश्यूज आते हैं, कुछ छोटे मोटे बग्स आते हैं, तो मैम उसके लिए हमारे पास, हम स्टूडेंट मेजॉरिटी हैं जो डेवलपमेंट करते हैं, उनके आप एल्गोरिथम की जो एक अहमियत है वो हम किस तरह हाईलाइट करें? एल्गोरिथम तो किसी बिजनेस एक्टिविटी पे अप्लाई होगा ना, तो अगर आपको बिजनेस नॉलेज ही नहीं है तो आप उसको अप्लाई किस पे करेंगे? अगर एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम का मतलब होता है बेस्ट स्ट्रक्चर टू सॉल्व योर बिजनेस प्रॉब्लम। तो सबसे पहली बात ये कि अगर आपको बिजनेस नॉलेज ही नहीं है तो आप उसको एल्गोरिथम को बना के और बेस्ट फिटेड उसकी जो आप कैसे बेस्ट फिटेड बनाएंगे? डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके अंदर आपकी जो इतनी भी बाहर की जितनी भी हायरिंग कंपनीज हैं वो हैकर रैंक, लीड कोड और सारी चीजों पर टेस्ट लेती हैं। तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने अच्छा क्वेश्चन किया है। यस मैम। मीन्स अगर के फर्स्ट में कोई भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो किसी भी लैंग्वेज पर काम कर रहा है, तो पहले उसको बिजनेस नॉलेज आनी चाहिए, देन वर्क स्टार्ट करने से पहले उसको अपने पास एक एल्गोरिथम बना लेना चाहिए कि मैं ये कंपोनेंट या मॉडल किस तरह इंप्लीमेंट करूंगा। तो फिर बाद में उसके पास का जो भी एरर का टाइम वगैरह होते हैं, जो हमारा एक सेपरेट टाइम लगता है, तो वो हमारा बच जाता है। इज इट राइट और रॉन्ग? जी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जैसे होते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है ओ ऑफ एक्स। यस। ये जो डिफाइन करना होता है ये आप कर सकते हैं। एल्गोरिथम बनाना चाहिए, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी चाहिए, मगर मैं ये कहूँगी कि बिजनेस नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद जितना भी उसने अपना डेटा साइंस में पढ़ा है, डेटा स्ट्रक्चर है, डिजाइन, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन प्रिंसिपल्स हैं, डेटा स्ट्रक्चर हैं, फिर एल्गोरिथम्स हैं, वो सारी कुछ साथ, सब कुछ साथ चलता है। ओके मैम, गॉट इट, थैंक्स। मेरे पास इसका एक यूज केस है, अगर आप मुझे बोले तो मैं डिफाइन करूं। जी बिल्कुल। जैसे एक पर्सनल एक्सपीरियंस था मेरा कि एक प्रोजेक्ट था, उसमें आपको मल्टीपल पीडीएफ्स की डुप्लीकेट्स निकालनी थी। तो इफ यू हैव टू फाइंड द डुप्लीकेट, यू हैव टू फर्स्ट सॉर्ट देम ताकि आप डुप्लीकेट्स निकाल सको। और मेरा जो बैकएंड था वो EC2 के इंस्टेंस पे डिप्लॉय हुआ था। तो मैंने बबल सॉर्ट लगाया था, तो it was taking the time complexity of n square, which was very big because 18,000 अगर PDFs हैं तो it was doing much more calculations। AWS बिल भी बहुत दे रहा था और सर्चिंग भी मेरी बहुत खराब हो चुकी थी। बट देन आई केम टू द यूज केस के डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम में मैंने सॉर्टिंग पढ़ी थी, दैट वाज काउंट सॉर्ट। काउंट सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी n, उसने मुझे काफी हेल्प किया जब मैंने अपने एल्गोरिथम को कस्टमाइज किया। तो इसका यूज केस मैम मेरा एक सजेशन था जी। ये जो बात कर रहे हैं ना एल्गोरिथम की, कोड क्वालिटी की मेरे ख्याल से बात कर रहे हैं, कोड वाइट बोर्ड टेस्टिंग की शायद जी। तो इसमें सिर्फ मैं ये कहूँगा कि आपके पास एक विजुअल स्टूडियो टूल है जो कि $1000 का है और उसमें बहुत एडवांसमेंट आ गई है कि आप अपने कोड को रीडिफाइन, जितने मेमोरी लीक्स हैं, जितने आपके वार्निंग्स होती हैं जिसके कहा जाता है कि दिस वेरिएबल इज नॉट बीइंग यूज्ड, तो आपको ठीक ठाक आपको उसकी क्वालिटी आपको अच्छी कर देगा। दूसरा, अगर कोई और टूल यूज़ कर रहे हैं तो एक और ओपन सोर्स सोनार क्यूब एक टूल है। जी जी, सोनार।
जो कि आपके जो भी PHP कोड है, जावा कोड है, इवन .NET कोड है, वो उसको आपको बता देगा कि आपके कितनी मेमोरी लीक्स हैं, कितने आपके एल्गोरिथम में एक्स्ट्रा कोड हो सकता है, कितना आपका एसक्यूएल इंजेक्ट कहाँ कहाँ आपका है। तो उसके थ्रू यू कैन मेच्योर योर कोड, डिफाइन योर कोड्स बेट इन बेटर वे, कि वो ऑप्टिमाइज भी रहे और क्विक भी रहे। जी जी, हम हमारे यहाँ रीशार्पर यूज, ये मेरे इको क्यों आ रही है? हमारे यहाँ रीशार्पर यूज होता है, रीशार्पर के साथ सोनार क्यूब यूज होता है, और इसके साथ साथ डिफरेंट और चीजें यूज होती हैं जो कि हम अपने कोड को, क्वालिटी को मॉनिटर करते रहते हैं। और एक चीज है, 6 मिनट है, एक डेमो में दिखा दूं आप लोगों को, वो है डिप्लॉयमेंट। यहाँ पे बैठे हुए कोई शख्स ऐसा है जिसको कंटिन्यूस इंटीग्रेशन का नहीं पता? अगर वो जानना चाहता है तो कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट जो होती है डेवऑप्स पे, अगर आप देखना चाहते हैं तो ये आप देख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे हमारे पास रेपोज हैं, यहाँ पे सारा सोर्स कोड है, जितने भी डेवलपर्स काम कर रहे हैं वो सबके सब यहाँ पे सबमिट कर रहे हैं। और ये कमिट्स हैं, और कमिट्स के बाद ये पुशेस हैं, और ये ब्रांचेस हैं, और ये पुल रिक्वेस्ट हैं। पुल रिक्वेस्ट एक तरह से आपके पास काम करने के बाद आप अपनी ब्रांच में काम करते हैं, और उस ब्रांच को फिर आप एक्सेप्ट करवाते हैं किसी सीनियर से, उस प्रोसेस को हम कहते हैं पुल रिक्वेस्ट। तो पुल रिक्वेस्ट जब एक्सेप्ट हो जाती है तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है पाइपलाइन। पाइपलाइन के अंदर कंटिन्यूस इंटीग्रेशन की पाइपलाइन होती है, जिसके अंदर सोर्स कोड मर्ज होता है, और सोर्स कोड मर्ज होने के बाद मर्ज होता है, और मर्ज होने के बाद सारे टेस्ट उस पर चलते हैं। सारे टेस्ट चलने के बाद उसमें जो भी कुछ होता है तो एक जिप फाइल बनती है। वो जिप फाइल बनाने का जो काम होता है वो कहलाता है कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, ये पाइपलाइन। उसके बाद रिलीजेस की पाइपलाइन है, और रिलीजेस के अंदर हम चीज को उठा के किसी सर्वर के ऊपर इंस्टॉल कर देते हैं, जो आपने जिप फाइल पहले स्टेप में बनाई होती है। जो आपने जिप फाइल पहले में बनाई होती है वो दूसरे स्टेप में जाके किसी भी कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल हो जाती है, तो आपको मैनुअली कुछ भी नहीं करना पड़ता। ये कहलाती है CI/CD। तो ये हमारे पास ये एग्जांपल थी CI/CD की, जो डिफरेंट आपको मैनुअल आप नहीं करते, तो उसके लिए मैंने दिखाया। ठीक है, अब दैट्स एंड। थैंक यू, दिस इज़ वेरी यूजफुल। अच्छी एग्जांपल आपने दी, उसमें जो चीज़ें पहले थोड़ी थोड़ी रह गई थी वो भी आगे हो गई कि इसके बाद क्या होता है। आई थिंक जो जुनैद साहब ने बात करी कि क्वालिटी टेस्टिंग की, जो उमर ने पॉन्डर अलायंस इनका लोगो है, और अरीब साहब ने जो बात करी थी वो ये थी कि एक एल्गोरिदम को फास्ट कैसे करते हैं, ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं, और ये चीज़ वहाँ आती है जहाँ के परफॉर्मेंस बेस्ड एल्गोरिदम्स होते हैं, जिसमें कि आपको बहुत ज़रूरी होता है कि आपके बड़े अच्छे डेटाबेस से डेटा पुल कर रहे हों, या मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स हैं उसकी आप क्वेरी चला रहे हो। यहाँ जो जो बात हुई माइक्रो सर्विस की जनरल, वो दोनों पे अप्लाई होती है। बेसिकली अगर HR की एप्लीकेशन है छोटी सी, जिसमें एक एक ट्रांजैक्शन आ रही है और एक CV को अपडेट कर रही है या एक CV को मैच कर रही है, तो वहाँ पे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स नहीं होते हैं। जनरली बिजनेस एप्लीकेशंस में जो क्वेरी टाइप नहीं हो, बल्कि सिर्फ ट्रांजैक्शन बेस्ड हो, कि एक ट्रांजैक्शन आया, उसे हमने स्टोर किया, प्रोसेस किया, तो वहाँ पर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स नहीं होते हैं। तो दोनों की बात सही है। एक का पॉइंट है कि हम जो सॉफ्टवेयर माइक्रो सर्विसेज बेस्ड बना रहे हैं उसको किस तरह से बनाते हैं, वो बात हो गई। और दूसरे का बात ये है कि एल्गोरिदम जो कॉम्प्लेक्स बनने होते हैं तो वो किस तरह बनाते हैं, तो वो भी बात हो गई है। आपने दोनों एक्सप्लेन कर दिए, थैंक यू। Any other questions? Then I will have to sum up. Okay, no more questions.
चले, आई वुड लाइक टू थैंक भाई दुरेश अमीन, आपसे मेरी पहली मुलाकात हुई थी और पहला पहला सेशन हमने आपका ये कराया है और बहुत अच्छा था। आप बॉर्न टीचर हैं, आप बहुत समझ अच्छी तरह से समझाती हैं और आपने एक बुक पूरी यूज़ की, एक्सरसाइज ली। आपके शुरू में कम लोग थे लेकिन 2:30 बजे तक तकरीबन 15 लोग हो गए थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो भी कम हो गए हैं, इस वक्त हमारे पास 10 लोग हैं। आपने बहुत अच्छा बताया कि हाउ आर माइक्रो सर्विसेज बेटर देन मोनोलिथिक सर्विसेज, उनके एडवांटेजेस क्या हैं, और फिर उसके अंदर जो वेरियस टेक्निक्स हैं माइक्रो सर्विसेज में, आपके जो सब सिस्टम्स हैं वो क्या बनते हैं सब सर्विसेज। आपने एग्जांपल दी एचआर की, फिर आपने कहा एक सर्विस से दूसरे में जाने के लिए एसएसओ की टेक्निक इस्तेमाल करनी पड़ती है, उसको काफ़ी डिटेल में आपने बताया कि सब डोमेन्स में किस तरह से इंटर रिलेटेड होते हैं और एक ट्रांजेक्शन इन मल्टीपल सर्विसेज से जाता है। फिर आपने कहा कि बाज़ ट्रांजैक्शन दो सर्विसेज या ज़्यादा सर्विसेज में जाके कंप्लीट होते हैं, तो इसको कैसे देखा जाए, तो इसको कहलाता है टू फेज कमिट। बिल्कुल जैसे डेटा बेसेज में होता है, जब डेटा बेसेज आपस में डेटा ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं तो टू फेज कमिट करते हैं कि आपको डेटा मिल गया कि नहीं, हाँ मिल गया, तो जब कंप्लीट होता है फिर वो छोड़ते हैं अपना लिंक। इसको आपने बताया सागा कहते हैं, और सागा जी जो है वो ये टेक्निक है जो कि इसको कंप्लीट करती है। माशाल्लाह आपने पूरी एग्जांपल दी और एक दो दफ़ा रिपीट भी किया और आपने डेमो भी दिखाया। आई वांट टू थैंक यू वेरी मच दुरेश अमीन, आपको हम फिर से बुलाएंगे अगर आपको इतराज़ ना हो। यू आर अ वेरी जी गुड नहीं। स्पीकर। आप पॉन्डर अलायंस में हमारी टीम के अंदर आएँ। हमारा वेबसाइट है पॉन्डर अलायंस .org, ये HTTPS से आता है, सिक्योर साइट है। तो इस पे आप देख सकते हैं, बेसिकली हम लोग इंडस्ट्री एकेडेमिया कोलैबोरेशन करते हैं। इस वक्त आप जो हैं इंडस्ट्री की तरफ से हैं और यहाँ बहुत से स्टूडेंट्स और टीचर्स बैठे हैं जो कि एकेडेमिया की तरफ से हैं, तो उनकी नॉलेज में इजाफा हो रहा है, स्टूडेंट्स को करियर अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं और यही हमारा मकसद है। जैसे मैंने ऑफ़र किया कि हम जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर या फैकल्टी मेंबर्स हैं, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स हैं, रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं, और उनके पास डोमेन नॉलेज नहीं है, इंडस्ट्री के पास डोमेन नॉलेज है लेकिन उसके पास इस लेवल की सॉफ्टवेयर नॉलेज नहीं है, तो दोनों को हम मिला सकते हैं, हम एक्ट कर सकते हैं एज अ गो बिटवीन पार्टी। आप अपनी रिक्वेस्ट भेजेंगे, हमारे यहाँ लोग हैं जो इसको हैंडल करेंगे और हम आप दोनों को मिक्सअप कर देंगे। हमारा पूरे ग्रुप से एक जनरल पॉन्डर अलायंस का ग्रुप है, आप चाहें तो उसे ज्वाइन करें और उसमें आप अपने रिक्वेस्ट भेजें, प्रॉब्लम्स भेजें और हम कोशिश करेंगे कि कोई हमारा मेंबर फिर उसको ऑफलाइन टेकअप करे। हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के हैं, एआई के हैं, डेटाबेस के हैं और बिग डेटा के हैं, बहुत सारे एरियाज़ हैं जिसके अंदर हम लोग काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला फिर ये चीज़ आगे चलेगी तो फिर आपके साथ मुलाकात रहेगी। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज। थैंक यू शुक्रिया। उमर, थैंक यू वेरी मच उमर, यू हैव ऑर्गेनाइज दिस। ये लोग रातों को जागे हैं, काफ़ी बारिश हुई हुई थी और आप देखें हमारी पूरी टीम पीछे इसको हैंडल कर रही है। आपसे दुरेश अमीन से मैं इन टच रहा हूँ पिछले एक हफ्ते से, आपने बड़ी अच्छी तैयारी की, प्रेजेंटेशंस की, फिर आपके ब्रोशर्स बने थे और काफ़ी इंटरनेशनली भी ये गया है। आई होप के कोई अटेंड कर रहा हो यहाँ पर, मुझे मालूम नहीं। तो आई होप के ये हमारा ये लिंक जारी रहेगा। थैंक यू जी पॉन्डर अलायंस टीम, थैंक यू दुरेश अमीन। अल्लाह थैंक यू। हाफिज। थैंक यू मैम। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफ़िज़। अल्लाह। हाँ। सिर्फ इकबाल रह गए। इकबाल, चलिए अब 3:30 बजे दूसरा सेशन है। इकबाल से कह रहा हूँ मैं, आवाज़ आ रही है इकबाल? या मीटिंग ही ख़त्म हो गई है? अल्लाह अकबर। हाँ उमर, ये बताइए कि ये दूसरी मीटिंग इसी में चलेगी या उसका अलग लिंक है? सर आई थिंक ये दूसरा लिंक है मेरे ख्याल से। इकबाल, सर इकबाल इसको वो हाँ करेंगे, वेरीफाई करेंगे। इकबाल आप बताइए अगर आप हैं यहाँ पर, वो बेचारे का नेट कनेक्शन ख़राब हो जाता है। जी आप बेटे उमर चेक करें फिर इकबाल भाई से जवाब। जी सर, हाँ मैं तो आप चेक कर लें, कंफर्म साढ़े कर। तीन बजे नेक्स्ट सेशन। अच्छा फिर हम आपके साथ
फिर से आ जाएंगे। जी सर, और बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा गया सेशन, सब कोई चीज़ ख़राब नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। आई थिंक कम लोग थे, लेकिन ये तो बारिश में होता है। इंशाल्लाह ताला जी सर। नेक्स्ट वाले में शायद इनरोलमेंट्स इससे ज़्यादा हैं, इसके इसके 30 थे शायद, तो उसके इसके 30 थे, उसके 40 हैं, तो शायद थोड़े से ज़्यादा लोग हों। और नौरीन बहुत अच्छी स्पीकर भी है। और अच्छा, नौरीन ने जो फॉर्म्स बनाए थे वो आपके पास हैं? जो आप इसकी जो फॉर्म है वो देख सकते हैं आप? नहीं? नो सर, फॉर्म दे सकते हैं। अच्छा, चल हाँ चले, आप सिर्फ ये मीटिंग ही करिएगा, फिर मैं उस वक्त इस पे करूँगा 3:30 बजे, फिर इंशाल्लाह मिलेंगे। बिल्कुल ठीक सर। है? जी बिल्कुल ठीक सर। है भाई, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, मीटिंग हाँ। इज ओवर नाउ, थैंक यू। ऑफ कैसे करते हैं यार? लीव मीटिंग किधर है भाई? सर ये लीव कॉल का ऑप्शन आ रहा है सर, यही मीटिंग है सर, हैं? इसी मीटिंग में आना है सर, इसी मीटिंग में आना है। इसी में आना है? जी अच्छा, सर। तो फिर मैं रहता हूँ इसी में, चलो फिर मैं सिर्फ अपना, मेरे ख्याल से मुझे अपना लैपटॉप को वो भी करना है, अपग्रेड अपडेट करना है। चलो थोड़ा टाइम है ना? हाँ अभी टाइम है। ओके, तो मैं अभी 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 एग्जिट कर रहा हूँ। ओके सर। अल्लाह हाफिज। एग्जिट। अबे किधर गया?